दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मूवी कीड़ा में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में आई मूवी स्नो पिकर। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक ट्रेन है, अगर वह ट्रेन बंद पड़ गई तब इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और यह ट्रेन कई सालों से पृथ्वी का चक्कर ही लगा रही है। यह कहानी है भविष्य की, जहाँ पर 17 साल पहले साइंटिस्टों द्वारा एक कूलिंग सब्सटेंस छोड़ा गया था, क्योंकि उस समय का वातावरण एकदम गर्म होता जा रहा था और वह सब्सटेंस छोड़कर उस मौसम को थोड़ा ठंडा करना चाहते थे। लेकिन इस सब्सटेंस ने पृथ्वी को कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया, जिससे कि पूरी पृथ्वी बर्फ की एक चादर से ढक गई। अब कहानी है प्रेजेंट टाइम की, जहां पर पृथ्वी पर लगभग सारे जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो लोग इस आपदा से बच गए थे वह एक ट्रेन में सवार हैं। इस ट्रेन को डिजाइन किया था विलफोर्ड इंडस्ट्री ने। इसके ट्रैक हजारों किलोमीटर दूर तक फैले थे, जो कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते थे। इस ट्रेन के ट्रैक ऐसे डिजाइन किए गए थे कि यह ट्रेन हर देश से होकर गुजरा करती थी और इस ट्रेन में ना ही ठंड का कोई असर होता था, ना ही किसी चीज का, और इसको चलाने के लिए ना ही बिजली चाहिए थी, ना ही कोयला। इसका मैकेनिज्म एक ऐसी तरह से डिजाइन किया गया था कि यह अपने आप से ऊर्जा पैदा करके खुद को हमेशा दौड़ाती रहती थी। इस ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह साल भर में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिए करती थी। इस ट्रेन के अंदर का माहौल भी एकदम गजब का था। ट्रेन में हर चीज की सुविधा थी। जो लोग इस ट्रेन में पैसे देकर हाई टिकट लेकर चढ़े हुए थे, उनकी जिंदगी एकदम ऐशो आराम से कट रही थी। लेकिन जिन्होंने पैसे कम दिए थे और चालू का टिकट ले रखा था, वह इस ट्रेन के पीछे के भाग टेल सेक्शन में एक कैदी की तरह रहा करते थे। न इनके पास सोने के लिए बिस्तर था और न ही खाने के लिए ठीक से खाना। उनको दिन भर में एक प्रोटीन बार के रूप में एक टैबलेट दी जाती थी। हालांकि इन सब में टेल सेक्शन वालों ने कई बार विद्रोह किया था, लेकिन सभी के सभी उस विद्रोह में मारे गए, क्योंकि आगे वाले सेक्शन में सैनिकों का पूरा पहरा होता है, जिनके पास बंदूकें और हथियार भी हैं। इसी के बीच हम कर्टिस नाम के एक आदमी को देखते हैं और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो कि फिर से एक बार विद्रोह करने की प्लानिंग बना रहा है, जिसकी मदद उसी ट्रेल सेक्शन में रहने वाले गिलियम नाम के एक बूढ़े आदमी द्वारा हो रही है। कर्टिस का प्लान यह था कि वह किसी भी तरह करके ट्रेन के इंजन तक पहुंचकर ट्रेन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले, ताकि वह टेल सेक्शन वालों को आजाद करा सके। इनकी इन सब प्लानिंग में एक और आदमी था, जो कि आगे के सेक्शन में इनको संदेश दिया करता था प्रोटीन बार में रखकर, और उसी की मदद से अब तक इन्होंने सभी प्लानिंग की हुई थी। आज के दिन कर्टिस के टैबलेट में एक संदेशा मिला, जिसमें कि नंगुम मिन्सू के नाम के एक आदमी का जिक्र किया गया था। कर्टिस को पता था कि नंगुम ही वही था जो इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था, और अगर वो हाथ में लग जाए तो सारे के सारे दरवाजे वह खुद ही खोल देगा। लेकिन नंगुम अभी 3 डिब्बे आगे है। कर्टिस ने प्लान बनाया कि जब सुबह गार्ड्स प्रोटीन बार देने के लिए आते हैं तो सारे के सारे दरवाजे एक साथ खुलते हैं। तब हमारे पास एकदम सही समय होगा जब हम गार्ड्स पर हमला करके नंगुम तक पहुंच जाएंगे, फिर आगे का दरवाजा उसी से खुलवाएंगे। कर्टिस की बात सभी को ठीक लग रही थी, लेकिन सभी वहाँ पर डरे हुए थे, क्योंकि पिछले विद्रोह के दौरान उनके कई साथी मारे गए थे। लेकिन कर्टिस उन्हें बताता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं। उन सभी गार्ड्स के पास जितनी भी बंदूक है, मेरे अंदाजे से वह खाली होगी, क्योंकि अगले विद्रोह में उन्होंने अपनी सारी गोलियां बर्बाद कर दी थी। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक डर था जो उन्हें विद्रोह करने नहीं देता। उसी के टेल सेक्शन में एजर नाम का एक लड़का था, जो कि हमेशा कर्टिस की बात माना करता था, मानो कि वह उसका आइडियल हो, और एजर हमेशा कर्टिस के नक्शे कदम पर चला करता था। कर्टिस ने अब पूरी तैयारी कर ली थी। इसी के बीच आगे के सेक्शन से एक पीला कोट पहने हुए अमीर लेडी वहां पर आती है, जो कि हेल्थ चेकअप के नाम पर टेल सेक्शन के बच्चों की हाइट लेती है। वह अपने हाइट के अनुसार वहां से 2 बच्चों को चुनकर अपने साथ ले जाती है। उसी टेल सेक्शन में उन बच्चों का बाप भी था, जो कि उन्हें ऐसा करने के लिए रोक रहा था और अपने बच्चे को वापस बुला रहा था। लेकिन वह लेडी एक बार भी पीछे नहीं मुड़ती और चुपचाप आगे की सेक्शन की ओर चली जाती है। उस बच्चे के बाप ने अपना जूता उतारकर उस लेडी के ऊपर मारा, लेकिन वह लेडी फिर भी मुस्कुराते हुए आगे के सेक्शन में चली गई। जिसके बाद मेसन नाम की एक औरत वहां पर आती है, जो कि वहां की एक बड़ी अधिकारी थी। मेसन ने उन बच्चों के बाप को एक ऐसी सजा सुनाई जिसको कि सुनने पर भी सभी की रूह कांप जाएगी। सबसे पहले मेसन के कहने पर उस आदमी के सारे कपड़े उतार दिए गए और गार्ड्स को आदेश देते हुए उसने कहा कि इसके हाथ को कुछ देर के लिए खिड़की से बाहर कर दिया जाए, और गार्ड्स भी उसके आदेश अनुसार वैसा ही करते हैं। थोड़ी देर में उस आदमी का हाथ एकदम बर्फ में जम जाता है और उसका हाथ बाहर निकाल कर उसके ऊपर हथौड़ा चला दिया जाता। वह आदमी दर्द से चीख उठा। मेसन ने फिर से एक बार टेल सेक्शन वालों को बताया कि उन्हें विरोध करने का कोई हक नहीं है।
मेसन की इस सजा और बात ने वहाँ पर सभी लोगों के मन में विद्रोह की ज्वाला जला दी, जिसके बाद ये सभी कई सारे पाइपों को जोड़कर एक इतनी लंबी पाइप बना लेते हैं कि वह 2 से 3 डिब्बों को आसानी से पार कर सके, क्योंकि ट्रेन के दरवाजे सिर्फ 4 सेकंड के लिए ही खुलते हैं। इस बार जब गार्ड ट्रेन के टेल सेक्शन में आते हैं तो सभी लोग उस पाइप को घेर लेते हैं ताकि वह पाइप जैसी बैरल किसी को भी ना दिखाई दे। लेकिन जब गार्ड उनकी काउंटिंग कर रहे थे तब वह पाइप गार्ड की नजरों से नहीं बच पाती। तब एजर उन गार्ड से कहता है कि हमें प्रोटीन बार नहीं खाना, हमारे लिए चिकन लेकर आओ। एजर की यह बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी ऐसा करके चिल्लाने लगे। लेकिन जल्द ही गार्ड ने एक बुढ़े आदमी को पकड़ लिया और उन्हें कहा कि अगर तुमने और भी कोई मांग की तो इस बुढ़े आदमी को उड़ा दिया जाएगा। तभी हम कर्टिस को देखते हैं जो कि दरवाजा देख रहा था, क्योंकि ये दरवाजे कभी भी बंद हो सकते थे। कर्टिस अपनी प्लानिंग की अगली चाल चलता है। वह तुरंत ही गार्ड के सामने जाता है और उनकी बंदूक की नोक को अपने माथे पर रख देता है और खुद ही उस ट्रिगर को दबा देता है। और कर्टिस ने जैसा कहा था बंदूक खाली थी, जिसके बाद सारे के सारे लोग एक साथ बैरल को लेके तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और ट्रेन के दरवाजे में फंसा देते हैं। कर्टिस आगे आने वाले सभी गार्ड्स को मारता जा रहा था और आखिरकार वह जेल तक पहुंच जाते हैं जहां पर नामगुम बंद था। एडगर तुरंत ही एक दरवाजे को खोलता है और नामगुम को बाहर निकालता है, लेकिन वह बेहोश था। तब कर्टिस उसे क्रोनल नाम की एक नशीली दवाई सुंघाकर जगा देता है, जिसके बाद नामगुम अपने पास के ही जेल से अपनी बेटी को भी उठाता है जिसका नाम योना था। नामगुम और योना कर्टिस से डील करते हैं कि जब वह एक दरवाजा खोलेंगे तो उन्हें 2 कर्टन दिया जाएगा। डील पक्की होती है। नामगुम दरवाजा खोलता है जिसमें कि सैनिकों के सोने के लिए बिस्तर थे और जो दूसरा दरवाजा खोलने पर वहाँ पर उसे पोल दिखाई देता है जो कि पहले टेल सेक्शन में रहा करता था, लेकिन अभी वह इसी रेल में एक बावर्ची का काम कर रहा है। कर्टिस पोल से मिलकर कहता है कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन पोल बताता है कि मैं यहीं ठीक हूँ। वहाँ पर सभी के लिए प्रोटीन बार जा रही थी। सभी लोग उस प्रोटीन बार को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कर्टिस सोचता है कि आखिर इसमें क्या चीज है जो कि इतना स्वादिष्ट है, और वह इसीलिए इस प्रोटीन बार के प्रोसेस को देखने के लिए ऊपर से जब ग्राइंडर मशीन में देखता है तो वहाँ पर कई सारे कॉकरोच कीड़े मकोड़ों को पीसकर इस प्रोटीन बार को बनाया जा रहा था और नीचे लोग इसी प्रोटीन बार को बड़े ही चाव से खा रहे थे। कर्टिस तुरंत ही पोल के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे यानी कि हम सबको इतने दिन से इस घिनौनी चीज को खिला रहे हो। पोल बताता है कि यह सब ऊपर से आदेश है और यही चीज सैनिकों को भी मिलती है और हमें भी यही खाना पड़ता है। कर्टिस इस प्रोटीन बार के बारे में किसी को भी नहीं बताता, जिसके बाद कर्टिस पोल से पूछता है कि हमारे प्रोटीन बार में ये कैप्सूल से संदेशे कौन भेजता है। तब पोल बताता है कि ये कैप्सूल आगे के सेक्शन से भेजे जाते हैं और मैं इस प्रोटीन बार में डालकर टेल सेक्शन तक पहुंचाता हूं। मुझे नहीं पता कि यह कौन भेजता है। वहाँ पर एक कैप्सूल थी। कर्टिस जैसे उस कैप्सूल को खोलता है उसमें लिखा था वाटर। तब पॉल उन्हें बताता है कि 1-2 कंपार्टमेंट छोड़कर एक वाटर सेक्शन है। कर्टिस कहता है अगर हमने पानी के ऊपर राज कर लिया तो जान लो यह पूरी ट्रेन हमारे कब्जे में होगी। हम पानी की सप्लाई बंद कर देंगे और अपनी मांग को पूरा करवाएंगे। गिलियम भी कर्टिस की बात से सहमत था। हाँ, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम सही कह रहे हो। नामगुम जब अगला दरवाजा खोल रहा था तब योना दरवाजे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसे कुछ ऐसा एहसास होता है कि इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। वह तुरंत ही चिल्लाकर कहती है कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन जब तक वह नामगुम को यह बता पाती तब तक नामगुम ने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे की उस तरफ कई सारे सैनिक मास्क लगाए हाथ में कुड़ारे लिए उनके ही इंतजार में खड़े थे। गिलियम कहता है कि सबकी वाट लग गई। कर्टिस के टीम में सभी मर्द आगे आते हैं और बच्चे और लेडीज पीछे जाते हैं, जिसके बाद एक सेक्शन में एक तगड़ी फाइट होती है और तभी एक ऑफिसर आकर वहाँ पर अनाउंस करता है कि ट्रेन एक बड़े चट्टान से टकराने वाली है और आज से एक नया साल लगने वाला है। ट्रेन तेजी के साथ उस चट्टान से टकरा जाती है। यह चट्टान हर साल आया करती थी क्योंकि यह ट्रेन पूरे धरती का चक्कर लगाया करती थी। एक बार सभी को झटका लगता है, लेकिन फिर से एक बार वह ट्रेन अपने आप अपने पूरी कंट्रोल में आ जाती है और अपने सफर में आगे बढ़ती है। यहाँ पर अब मेसन भी आ गई थी, जिसने कि अपने सैनिकों को नाइट विजन ग्लास पहनने को कहा क्योंकि ट्रेन अब टनल में जाने वाली थी, जिसके बाद पूरा अंधेरा हो जाता और किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे में टेल सेक्शन के कई सारे आदमी फालतू में मारे जाते हैं। तभी पीछे से एक बच्चा मसाल जलाकर कर्टिस के पास पहुंचता है और उस मसाल से वहां पर कई सारी मसाले बनाई जाती हैं और फिर से दोनों पक्षों में एक बराबर की फाइट होती है। कर्टिस बिना देर किए मेसन के गले को दबोच लेता है और मेसन से कहकर दोनों पक्षों की फाइट को रुकवाता है, लेकिन इसी के बीच गार्ड ने एडगर को भी पकड़ लिया था। लेकिन कर्टिस किसी भी तरह करके मेसन को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह एडगर को मारने देता क्योंकि अगर वह उसे बचाने भी जाता तब भी वह गार्ड के हाथों मार रह जाता।
कर्टिस मेसन से पूछता है कि वे बच्चे कहाँ गए। मेसन बताती है या तो विलफोर्ड को पता होगा क्योंकि उसे बच्चे बहुत प्यारे हैं। कर्टिस कहता है तो बुलाओ विलफोर्ड को, अब पानी हमारे कब्जे में है। मेसन कहती है कैसी बात कर रहे हो, पूरे ट्रेन की पानी की सप्लाई आगे से होती है और सामने की बर्फ को पिघला कर ही यहाँ पर पानी बनाया जाता है, कितने बेवकूफ हो तुम सब। जिसके बाद रात को कर्टिस सोते समय गिलियम से बातें करते हुए कहता है कि अब हमें ज्यादा लोगों को नहीं ले जाना चाहिए, कुछ ही जन जाकर आगे से ट्रेन को अपने कब्जे में करेंगे। गिलियम भी उसकी बात पर राजी हो जाता है। अगली सुबह नामगुम फिर से अगला दरवाजा खोलता है। अब से उस ट्रेन के पूरे जन्नत का माहौल था। ट्रेन में ही एक ऐसा बागीचा था जहाँ पर फल भी लगे हुए थे। अगला दरवाजा खोलने पर एक ऐसा कंपार्टमेंट था जहाँ पर कई प्रकार की मछलियाँ भी थी। दूसरा दरवाजा खोलने पर चिकन और मटन की शॉप भी थी। फिर इसके आगे का दरवाजा खोलने पर एक अच्छा खासा स्कूल था जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी उन बच्चों को पढ़ा रही थी। वह लेडी उन्हें बता रही थी कि कैसे विलफर्ड ने इस दुनिया में इंसानों को जिंदा रखा है और हमेशा इस ट्रेन को वैसे ही चलते देना है। तभी एक कार्ट में उबले हुए अंडे एक आदमी लेकर आता है जो कि वहाँ पर सभी को बांट रहा था। वह उस टीचर को एक अलग बास्केट देता है उन अंडों का और वह अंडा लिए टकला आदमी पीछे से सेक्शन में चला जाता है जहाँ पर कर्टिस के काफी लोग थे। कर्टिस जैसे ही अपने अंडे को फोड़ता है उसमें एक कैप्सूल था। जैसे ही वह उस कैप्सूल को खोलकर उसके संदेश को पढ़ता है उसमें लिखा था ब्लड। जिसके बाद पीछे गया टकला आदमी उन अंडों के बास्केट से बंदूक निकालकर एकाएक करके सभी को मारने लगता है और आगे से टीचर भी बंदूक निकालकर वहाँ पर सभी को मारने लगती है। कर्टिस की टीम का एक आदमी उस टीचर को चाकू फेंक कर तुरंत ही मार देता है और कर्टिस मेसन से गन छीन लेता है। और तभी हम एक टीवी में देखते हैं कि पीछे विलियम को एक आदमी मार देता है। यह सब देखकर कर्टिस एकदम बौखला गया था और उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है और कर्टिस इतने गुस्से में हो गया था कि वह मेसन को गोली ही मार देता है। जिसके बाद वह आगे की सेक्शन में बढ़ते जाते हैं। एक से एक दृश्य उन्हें दिखाई देता है, एकदम फर्स्ट क्लास लोग, हर चीज की सुविधा थी और ऐसे ही करके वह एक इंजन वाली सेक्शन में पहुंचने वाले थे। तब नांगुम बताता है कि मैं हर साल नीचे से एक प्लेन को देखता हूँ जिसमें कि पहले प्लेन के पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन आज मैंने देखा तो पूरा का पूरा प्लेन दिखाई दे रहा था। यानी कि धरती का वातावरण अब ठीक होने लगा है, तो हमें ट्रेन के दरवाजे को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन कर्टिस ऐसा नहीं करने वाला था। वह उसे कैसे भी करके विलफर्ड से मिलना चाहता था। नांगो में जितनी भी नशीली दवाइयाँ बटोरी थी सब कुछ मिलाकर एक विस्फोटक बना देता है और उसे उसके दरवाजे पर लगा देता है। लेकिन इससे पहले वह उसे जला पाता, वहाँ पर वही पीला कोट पहले लेडी फिर से आ जाती है जो नांगुम को जख्मी कर देती है। कर्टिस को बताते है कि तुम्हें विलफोर्ड ने याद किया है तो तुम अब विलफोर्ड से मिल सकते हो। कर्टिस जाकर विलफोर्ड से मिलता है जो कि इंजन वाले सेक्शन में था। उस ट्रेन की बनावट कुछ ऐसी ही थी कि वह अपने आप लगातार चलता रहता था। विलफोर्ड वहाँ पर उसे सब कुछ सच सच बताता है कि हम और विलियम मिले हुए थे और इस ट्रेन को लगातार चलाते वक्त और जनसंख्या को कम करने के लिए हम ऐसा ही किया करते थे। दोनों गुटों के बीच विद्रोह करते थे जिससे कि कई सारे लोग आपस में ही मारे जाते और जनसंख्या भी कम हो जाती। विलफोर्ड कर्टिस को कहता है कि अब से इस इंजन को तुम ही संभालोगे और जितने भी संदेश भेजा करता था सब मैं ही भेजा करता था। तभी बाहर से योना भी अंदर आ जाती है, लेकिन कर्टिस उसे रोकता है। योना उसे दिखाती है कि ट्रेन की टायर्स के नीचे कैसे बच्चे काम कर रहे थे। कर्टिस यह सब देखकर दंग रह जाता है। विलफर्ड बताता है कि हमारे पास पार्ट्स बनाने के लिए कोई भी उपकरण नहीं है, इसी की वजह से हमें यहाँ पर कई सारे बच्चों की जरूरत होती है जो कि इस छोटे एरिया में वहाँ पर घुसकर उसका काम कर सकते हैं। कर्टिस तुरंत ही अपने हाथ को जख्मी करके उस बच्चे को तुरंत ही वहाँ से बाहर निकालता है और इधर नामगुम को भी थोड़ा थोड़ा होश था और वह उस बम को ब्लास्ट कर देता है। नामगुम और कर्टिस योना और उस बच्चे को एकदम पकड़ लेते हैं ताकि उन्हें कोई चोटें न लग सके। उस दरवाजे का ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था कि पूरी की पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक खाई में गिर जाती है। जिसके कुछ ही समय बाद योना और वह बच्चा उस ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकलते हैं और सच में उतनी ठंड नहीं थी कि तुम्हें जमा के रख दे। और वहाँ पर एक पोलो बियर भी दिखता है, यानी कि अब धरती फिर से रहने लायक हो रही है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।